इनमें एक टीम में कई छोटी छोटी टोलियां पाकिस्तान की मुख्तलिफ एटमी तंसीबात को अचानक यलकार करेंगी और कोशिश करेंगी कि इसके अंदर घुस जाएं और मुंबई हमलों के अंदाज में इमारत के अंदर मोर्चे संभाल लें। इस दौरान आलमी मीडिया पर यह बात जुबान ज़द आम हो कि पाकिस्तान के एटमी हथियार महफूज नहीं और फिर इसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से अमेरिकन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इंडिया अफगानिस्तान को $1.2 अरब अब तक तरक्याती तामीरात की मद में दे चुका है। इस तरह इंडिया अमेरिका, बरतानिया, जापान और कनाडा के बाद 5वां बड़ा डोनर मुल्क बन गया है। जो 9/11 के बाद अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में हुई है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान को हुआ है, तालिबान दौर में ना कोई बलूचिस्तान में प्रॉब्लम थी, ना ट्राइबल एरियाज में प्रॉब्लम थी, ना ड्यूरन लाइन का इशू था, ना ड्रग्स का इशू था, ना इंडियंस मौजूद थे अफगानिस्तान में। हमने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि तालिबान जैसी फ्रेंडली गवर्नमेंट को रिमूव करके बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के अमेरिकन के साथ, जिसके बदले कोई हॉस्टाइल गवर्नमेंट या एंटिटी अफगानिस्तान में नहीं आएगी, हमने कारजाई जैसे गद्दार और मिल्लत फरोश की हुकूमत को वहां पे कायम भी किया, सपोर्ट भी किया, अभी तक उसकी मदद कर रहे हैं। नतीजा यह है कि अब इंडियंस जितनी भारी तादाद में अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अमेरिकन जेसॉक जितनी भारी तादाद में मौजूद है, कारजाई की जैसे करप्ट गवर्नमेंट मौजूद है। और देखिए, उन्होंने अपनी खाद सीक्रेट सर्विस का नाम अब रामा रखा है और ये रामा हिंदू के गॉड राम के नाम पर है। और ये जिससे आपको बताते हैं कि एडवाइजर्स कौन है, इन्फ्लुएंस कौन है, कल्चर किसका जा रहा है और सारी प्लानिंग अफगान सीक्रेट सर्विस की कौन कर रहे हैं। इन तमाम तफसीलात को जानकर ये महसूस होता है कि कुछ अरसे कबल आलमी और मुकामी मीडिया में इस्लामाबाद पर तालिबान के कब्जे की जो अफवाहें उड़ाई जा रही थीं, दरअसल इनकी आड़ में अमरीकी और भारतीय सफारतखाने को फौजी छावनी में बदलने का मंसूबा कार फरमा था। पाकिस्तानी एटमी तंसीबात इस्लामाबाद के करीब कोहोटा में वाक़ हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ऐसे हिफाजती हिसार में जकड़ दिया गया है जैसे हसास तंसीबात वाले नो गो एरिया हों। अमेरिका और भारत की अपनी एम्बेसी में तोसी, भारत और अफगानिस्तानी दहशतगर्दों का पाकिस्तानी एटमी तंसीबात पर हमले का प्लान, इन सब में वाज़ेह रब्त महसूस किया जा सकता है। एक और खबर जो रुनुमा होने वाले इन तमाम वाक़यात से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान हांगकांग के रकबे से दुगनी ज़रई अराज़ी सऊदी अरब को लीज पर देगा। मजमूई तौर पर तकरीबन 10 लाख एकड़ के करीब ज़रई अराज़ी लीज पर देने के लिए खलीजी ममालिक से बातचीत जारी है। सऊदी अरब ने अफगान जहाद में CIA के प्लान के मुताबिक मुजाहिदीन की भरपूर मदद की थी। अगर अमेरिका और तालिबान से मुज़ाकरात की बात होती है तो सऊदी अरब का नाम फिर आता है। याद रहे कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों और तखरीबकारियों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलव्विस है। ये भी वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद वजूद में आया था, जिसमें शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के बरखिलाफ बरतानवी और फ्रांसीसी साम्राज्य का साथ दिया था। बरतानिया ने एक खतरनाक खेल खेलते हुए एक तरफ शरीफ मक्का के 2 बेटों फैसल को इराक और अब्दुल्ला को उर्दन का बादशाह बना दिया और सऊद खानदान के रहनुमा अब्दुल अजीज अल सऊद को मदद फराहम करते हुए अपनी बादशाहत को नजद के इलाके से हजाज के इलाकों तक फैलाने के लिए उकसाया। 1934 में अब्दुल अजीज अल सऊद ने बरतानवी फौजी मदद से हजाज को अपने इलाके में शामिल कर लिया और यूं सऊदी अरब का वजूद अमल में आता है। सऊदी अरब आज अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी भी है। खलीजी ममालिक में अमेरिका की मौजूदगी और असर और रसूख भी ढकी छुपी बात नहीं है। इन तमाम तफसीलात में एक रब्त महसूस किया जा सकता है। पाक सरजमीन पर यह नौबत अमेरिका की वॉर ऑन टेरर की वजह से आई है, जिसको बहाना बनाकर पाकिस्तान को अमेरिका की सेमी कॉलोनी बनाने पर काम तेजी से जारी है। वाज़ेह रहे कि सफारतखाने किसी भी मुल्क में अपने मुल्क की नुमाइंदगी के लिए सफारती मिशन के तौर पर काम करते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर इनके मंजूर शुदा हदूद और क़यूद होती हैं, मगर लगता है कि नसूलों के दायरे कार में अमेरिका बहादुर नहीं आता, क्योंकि वो आज के दौर का साम्राज्य है। वफाकी दारुल हुकूमत में इतनी हसास सरगर्मियों से क्या पाक फौज, पाकिस्तान का ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस बेखबर हैं? अवामुन्नास देख रहे हैं, डेस्परेट हैं। जिस तरह SMS के ऊपर मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं इस बात के, वो आपको खुद एक बात बता रही है कि बच्चे, लोग, नौजवान कितने बेचैन है इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर। राइटिंग्स ऑन द वॉल है जो सिर्फ हुकूमत नहीं पढ़ सकती, बाकी सबको पता है। मीडिया थोड़ी बहुत आवाज इस पे उठाने की कोशिश कर रहा है, सियासतदान सांस रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि सारों के इंटरेस्ट अमेरिकन एम्बेसी से जुड़े हुए हैं। और कोई सियासतदान, चाहे मेन स्ट्रीम हो या सब नेशनलिस्ट तो पहले ही मुल्क तोड़ना चाहते हैं, वो तो वैसे ही अमेरिकन ऑन बोर्ड है। जो मेन स्ट्रीम है वो इस वक्त हैरान हूं मैं इस बात के ऊपर कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस
मुल्क दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस अमेरिकन को खुश करने के लिए कि अगले आने वाली हुकूमतों में हमारा शायद कोई हिस्सा निकल आए अमेरिकन की वजह से, एन पीटरसन या अमेरिकन एम्बेसी प्रैक्टिकली वॉइसरॉय का किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन अपॉइंटमेंट्स होंगी, कौन गवर्नर लगेगा, किसको निकाला जाएगा, किसको रखा जाएगा, आईएसआई में कितनी चेंजेस होंगी, फौज के अंदर फौज की पॉलिसीज क्या होंगी। ये सारी चीजें एक एक डिटेल तक अमेरिकन एम्बेसी डिसाइड करके, डिक्टेट करके प्रेसिडेंट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचाती है और वहां से फिर डायरेक्टिव निकल के पूरे मुल्क में तकसीम हो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में फौज के अंदर हमें अच्छी तरह मालूम है कि बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जो बड़ी बेचैनी से सारे मामला को देख रहा, और एक उनकी अपनी कैलकुलेशन है। मेरे ख्याल में वो लेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। उनको अमेरिकन के साथ सख्ती करनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि इसमें पाकिस्तान नेवी का रोल भी एक अजीबोगरीब रोल सामने आ रहा है। क्योंकि नेवी को तो यहां बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था कि अमेरिकन मरीन नेवी की मर्जी के बगैर मरीन लैंडिंग की अप्रूवल हो ही नहीं सकती, तो नेवी ने कैसे इजाजत दे दी। और इस वजह से हमें शक इसलिए भी होता है कि यानी जरदारी गवर्नमेंट में जब पिछली मर्तबा प्राइम मिनिस्टर जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नेवी में बड़े बड़े स्कैंडल उठे थे और एडमिरल मंसूरुल हक का इशू तो बहुत देर तक चलता रहा था उसके बाद, तो जिसकी वजह से हमें दूध के जले को छाछ भी फूकनी पड़ती है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि अभी हम एक सबमरीन डील की बात सुन रहे हैं कि जो फ्रेंच सबमरीन डील जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है, और जो 4-5 साल से पाकिस्तान नेवी कोशिश करती रही है कि जर्मन सबमरीन खरीदे, उस डील को कैंसिल करके फ्रेंच सबमरीन की तरफ बात की जा रही है। फिर उस फ्रेंच में कुछ इंटरेस्ट हमें वैसे भी ज्यादा नजर आता है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का, कि जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का एक अफसर अपना दोस्त उठा के भेजा जा रहा था किसी मकसद के लिए, तो और फिर जब नेवी इन्वॉल्व है इसमें बराह रास्त और नेवी खामोश है इस फ्रेंच डील और जर्मन डील के इशू के ऊपर, तो फिर ये बात कौम सवाल उठाती है इस बात की नेवी से कि ये क्या वजह है कि नेवल हेडक्वार्टर चुप है इसके ऊपर। दे मस्ट रिस्पॉन्ड ऑन दिस कि सारा बलूचिस्तान और गवादर और साहिली इलाके जो है वो नेवी की जिम्मेदारी बनते हैं, और यहां पर अगर कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है कि जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है तो नेवी को उसमें शदीद कार्रवाई करनी चाहिए। नेवी शुड रेज प्रोटेस्ट ऑन दिस विद द गवर्नमेंट, ऑफिशियल लॉन्च करे, और इस बात को खुफिया रखने की क्या जरूरत है जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। इसके अलावा कराची में भी 6 एकड़ अराजी खरीद कर अमरीकी काउंसिल खाने की तोसी की जा रही है, जो दुनिया का सबसे बड़ा काउंसिल खाना होगा। और हाल ही में अमेरिका के पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए मुकर्रर किए गए खसूसी मशीर रिचर्ड हालब्रुक, जो अक्सर और बेशतर पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, कराची के ताजरों के लिए हर हफ्ते 100 खसूसी वीजे जारी करने का ऑर्डर किया है, ताकि पाकिस्तानी सिविल ताजरों को अमरीकी वीजों का लालच देकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तजारती मरकज में भी अमेरिका का असर और सूख बढ़ा दिया जाए, जहां माजी में पहले ही जिनापुर जैसे नक्शे मंजरियाम पर आ चुके हैं। कराची में इतना बड़ा कॉन्सुलेट ये बिल्ड कर रहे हैं, और जहां पे अपने ये अगेन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के साथ साथ उन तमाम एसेट से लिंकअप करेंगे कि जो पाकिस्तान को बलूचिस्तान को अलग करने के लिए, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं। बगदाद की ये सिटी स्टेट बनाने का कॉन्सेप्ट है इनका, जो कुर्दिस्तान को अलग कर रहे हैं, सुन्नी सीरिया अलग है, बगदाद को सिटी स्टेट रख रहे हैं अलग इंडिपेंडेंट। इसी तरह कराची को ये सिटी स्टेट के तौर पर, सिंगापुर के तौर पर अलग करने का इनका प्लान है, क्योंकि कराची मेन स्ट्रीम बलूचिस्तान के साथ इनका फिट नहीं हो रहा है। वहां पर इसको कल्लात को मरकज बनाना चाहते हैं या गवादर को। आप नोट करेंगे कि पिछले दिनों इन्होंने आइडिया फ्लोट किया था कि समर कैपिटल गवादर होना चाहिए बलूचिस्तान का, कोयटा नहीं होना चाहिए। और ये आइडिया रईसानी गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है, और उसका मकसद ये है कि सारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गवादर में कायम करने के बाद गवादर को एक टेक ओवर करेंगे। ये लैंडिंग, जो मरीन लैंडिंग जिसकी बात की जा रही है, मरीन्स लैंड करेंगे, लोकल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए गवादर को अलग करेंगे और वहां से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। एग्जैक्टली वही गेम जो मुक्ति बानी ने इंडिया के साथ किया था, कि इंडियंस ने उनको यह कहा था मुक्ति बानी को तैयार करने के बाद कि आप किसी भी जगह आजादी डिक्लेयर कर दीजिए, हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे आपको, और उसके बाद आपकी एक आजाद बांग्लादेश रियासत की मदद करने के लिए कम से कम 5 लाख भारतीय फौज ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल होगी। याद रहे कि कराची में तालिबानाइजेशन का रोना अमेरिका, भारत और खुद पाकिस्तानी जमातों ने रोया था। अब कहां हैं ये तालिबान? और फिर शहर में अमरीकी सफारतखाने में तोसी और हालब्रुक के ताबड़तोड़ दौरे। वाज़ेह रहे कि ओबामा ने अपनी बर्लिन जर्मनी की तकरीर में तमाम मज़ाहिब के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की बात की और डॉक्टर कदीर खान पर एटमी अफसूदगी का इल्जाम लगाया। एक और खास बात कि इस तकरीर में शहर कराची के खतरनाक होने की भी बात हुई। Think about it. The terrorists of September 11th plotted in Hamburg and trained in Kandahar and Karachi before killing thousands from all over the globe on American soil. As we speak, cars in Boston and factories in Beijing are melting the ice caps in the Arctic, shrinking coastlines in the Atlantic,
and bringing drought to farms from Kansas to Kenya. Poorly secured nuclear material in the former Soviet Union, or secrets from a scientist in Pakistan could help build a bomb that detonates in Paris. इसके बाद कुछ पाकिस्तानी सियासतदानों ने कराची में तालिबानाइजेशन का रोना रोया और फिर 26 नवंबर को मुंबई के वाकये में मुलविस दहशतगर्दों को पाकिस्तानी कहा गया और इल्जाम लगाया ये अफराद कराची से आए थे। कराची में अमरीकी सफारतखाने में तोसी के डांडिया अगर कराची में तालिबानाइजेशन